प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पहले हम तुम लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म के बारे में बता रहे थे या हम बता चुके हैं, तो उसको आज हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया। जो 30% सिलेबस कम किया गया है क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी का, तो उसमें वो हटा दिया गया है। यानी हमारा वो डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ में डेथ ऑफ ए पार्टनर और विघटन आपका जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म, ये हटा दिया गया है। तो अब हम आगे जा रहे हैं कंपनी के चैप्टर, कंपनी के लेखे के ऊपर। तो देखो, आज हम तुमको कंपनी के लेखे के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले तुम जानते हो कि आज का दौर जो है व्यवसाय का दौर है, और ऐसे दौर में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ रही है, और अधिक पूंजी की आवश्यकता के लिए हमारे एकल व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय सक्षम नहीं है। तो अधिक पूंजी के लिए कंपनी की स्थापना की जाती है, और बड़े पैमाने पर लाभ कमाने के लिए कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी जो एक लोगों की समूह है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की स्थापना करते हैं। उनका मकसद एक लाभ कमाना भी होता है, इसके अलावा समाज का सेवा भी होता है। देखो, लॉर्ड जस्टिस लिंडले के अनुसार कंपनी की परिभाषा क्या है? कंपनी अधिनियम द्वारा आयोजित सतत उत्तराधिकार वाला एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एक सर्वमान्य मुहर होती है। इस प्रकार कंपनी लाभ प्राप्ति के निमित्त एक अस्थायी संस्था है जिसकी सदस्यों द्वारा दी हुई एक संयुक्त पूंजी होती है जो साधारणतया अंशों में विभक्त होती है, जिसका एक या अधिक अंश प्रत्येक सदस्य के अधिकार में होते हैं। ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने लिखा। कंपनी की परिभाषा लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने दिया। दो नंबर जो है हैने के अनुसार, हैने कंपनी की परिभाषा के बारे में क्या लिखा है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है तथा जिसकी एक सार्व मुद्रा यानी कॉमन सील होती है। 3 नंबर जो है हमारे यहाँ जो अभी नए संशोधन हुआ है हमारे कंपनी अधिनियम में 2013 के अनुसार, तो उसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और ब्रैकेट में 20 के अनुसार जो है कंपनी का आशय इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन समामेलित एक कंपनी से है। अब इसके अधीन बहुत सारी जो कंपनियों की स्थापना या फॉर्मेशन कह लो कि पहले हो चुका है 1866। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है 1882, 1913, 1942 और आज़ादी मिलने के बाद 1956 में जो कंपनी एक्ट बना, उन कंपनियों के एक्ट के अनुसार बहुत सारी कंपनियों की स्थापना हुई है, और वो कंपनी आज हमारे यहाँ हमारे देश में या विदेशों में भी कार्यरत है। देखो, कंपनी की विशेषताएं क्या है? ये विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान द्वारा निर्मित मतलब कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये कंपनियों का जो है स्थापना होता है। विधान द्वारा निर्मित में कंपनी में यानी जो हमारे यहाँ कानून है उस कानून के अधीन कंपनियों की स्थापना की जाती है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है। 2 नंबर है तुम्हारा पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये परिभाषा में दे रखा है, परिभाषा के आधार पर ही कंपनी की विशेषताएं या लक्षण ये 11 पॉइंट दिया हुआ है। पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी कंपनी की जो वैधानिक अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग है, कोई उसमें कोई अलग उसमें कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी का कोई अंशधारी कंपनी के साथ किसी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। कंपनी की समाप्ति उसकी अपनी संपत्ति होती है, न कि सदस्यों की। कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति निजी व्यापार के संबंध में करता है।
कंपनी अंशधारी पर तथा अंशधारी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो 3 नंबर है शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया होने या मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार ने कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर या कोई कंपनी का कोई भी उसमें जो पार्टिसिपेंट है उसका अगर वो डेथ कर जा रहा है तो या दिवालिया हो जा रहा है तो कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 नंबर है सीमित दायित्व। कंपनी में जो अंशधारी होते हैं इन अंशधारियों द्वारा ये कंपनी का फॉर्मेशन होता है। उसमें कहा जा रहा है कि सीमित दायित्व, सीमित दायित्व कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। यानी सीमित का मतलब ये है कि उनका जो ये है दायित्व है वो अंशों के भुगतान तक ही सीमित है। सदस्यों की संख्या, कंपनी में सदस्यों की संख्या सीमित होती है। अब इसमें प्राइवेट कंपनी है या कह लो कि पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 से लेके और 200 तक की है, और सरकारी कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी कहते हैं उसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 7 और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। सार्वमुद्रा, कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो इसके सभी प्रलेखों पर लगाई जाती है। इसके लग जाने पर कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यानी ये मुहर हलो सार्वमुद्रा कॉमन सील, ये जो है सार्वमुद्रा कॉमन सील होती है। यानी ये कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर वो मुहर लगा करके कंपनी के अधिकारी होता है उसको सिग्नेचर कर देता है, तो वो अब कंपनी उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये 7 नंबर है। 7 नंबर हमारा है उसमें प्रतिनिधि व्यवस्था। प्रतिनिधि व्यवस्था, तो प्रतिनिधि व्यवस्था के अंदर कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए सभी अंशधारी किसी भी सभा में भाग नहीं ले सकते। तो उसमें कुछ लोगों को चुन लिया जाता है जो कि पूरे कंपनी के तरफ से हो करके वो प्रतिनिधि के काम करते हैं। जो भी डिसीजन लेते हैं पूरे अंशधारियों को मानना पड़ता है। 8 नंबर है अंशों का हस्तांतरण। अंशों के हस्तांतरण के बारे में ये कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती, न वो मार्केट में विज्ञापन दे सकती है। उसके सदस्यों की संख्या 2 से लेकर के 200 के बीच होता है। अगर इस तरह का कोई भी वो कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी इन तीनों कंडीशनों में अगर वो नहीं मानती तो उसको सार्वजनिक कंपनी ट्रीट किया जाता है, यानी पब्लिक कंपनी सरकारी कंपनी मान लिया जाता है। सरकारी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण हो सकता है, आम जनता इसको खरीदने के लिए खरीद सकती है। कार्य क्षेत्र की सीमाएं, प्राइवेट कंपनी में कार्य क्षेत्र की सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं, जबकि सरकारी कंपनियों में इस तरह की बात नहीं है। कार्य क्षेत्र में कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित रहती हैं। साथ ही कोई कंपनी अधिनियम के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो नियम हमारे यहाँ लिखा हुआ है उसके अधीन ये कार्य क्षेत्र की सीमाएं हैं। अभिगोपन चलाने का अधिकार, कंपनी अपने नाम से दूसरों पर अभियोग चलाने का अधिकार, कंपनी अपने नाम से दूसरों पर अभियोग चलाने का अधिकार रखती है तथा इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को भी कंपनी का पर अभियोग चलाने का अधिकार है। यानी कंपनी भी अभियोग चला सकती है और अन्य व्यक्ति भी कंपनी के ऊपर अभियोग चला सकते हैं। इसमें है व्यवस्था है इस तरह की। लास्ट पॉइंट है विधान द्वारा स्थापना व समाप्ति। ये सब सारे डिफिनेशंस हैं, ये जो तीनों डिफिनेशन हमारे ऊपर है उन डिफिनेशनों से ही कंपनी की विशेषताएं लक्षण लिया गया है। तो विधान द्वारा स्थापना व समाप्ति, यानी हमारे यहाँ ये
विधान यानी हमारे कानून है, एक बना हुआ है, कंपनी का समापन स्वयं नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है। अतः कंपनी की स्थापना तथा समाप्ति विधान द्वारा ही की जा सकती है। यानी कंपनी की स्थापना और समाप्ति विधान द्वारा ही की जा सकती है। ऐसी नहीं बात नहीं है कि वो अपने आप उसको जो है कर दिया जाए। उसमें बहुत सारे एक्ट में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे आप उसकी स्थापना करेंगे, कैसे उसकी समाप्ति करेंगे, ये सब सारी बातें हैं। तो मैंने बताया ये कि कंपनी की परिभाषा, तो कंपनी की परिभाषा और कंपनी की हमने बता दिया कि कंपनी जो एक ये कंपनी एक लोगों की समूह है जो लाभ कमाने के मकसद से बड़े पैमाने पर व्यवसाय करते हैं। तो आज ये हमने तुमको बता दिया। अब आगे हम तुमको कंपनी का वर्गीकरण अथवा प्रकार बताएंगे।